ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके। और रिएक्टिव होने की वजह से वहां पे वो क्या करता है, रिएक्टिव होने की वजह से वो वहां पे रिएक्शंस वहां पे शो करता है। ओके। उसके बाद में सेकंड जो है दैट्स द उसके हलाइड्स। ओके। और ये जो हलाइड्स है, क्या हलाइड्स जो है, हलाइड्स मतलब क्या होते हैं, वहां पे मेटल के साथ हेलो सॉरी एलिमेंट के साथ वहां पे हेलोजन होगा, क्या एलिमेंट के साथ हेलोजन होगा। और अगर एलिमेंट के साथ हेलोजन अगर हम लेते हैं तो सॉरी सॉरी दैट्स हाइड्राइड। वो क्या है, हाइड्राइड्स है। हाइड्राइड्स मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम हाइड्रोजन अगर ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं। और ये जो हाइड्राइड्स है, इनको हम चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। ओके। या चाल्कोजेंस मतलब क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे जो भी हमारे एलिमेंट है वो वहाँ पे कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए मदद करते हैं। ओके। इसके अलावा जितने भी हाइड्राइड्स है सभी के सभी कैसे हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड्स है। ओके। क्या कोवैलेंट हाइड्राइड्स है। वही अगर एग्जांपल्स लेते हैं तो H2O H2S। ओके। H2Se H2Te। ओके। ये सभी के सभी क्या है, हाइड्राइड्स है। अभी देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट्स द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। अभी बॉन्ड लेंथ अगर ले लेते हैं तो टॉप टू बॉटम ये जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे वो वहां पे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके। वही अगर बॉन्ड एंगल लेते हैं तो इट विल बी गेट डिक्रीजेस। ओके। क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर ये डिक्रीज होता है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ओके। उसके बाद में हाइड्राइड्स का अगर प्रिपरेशन लेते हैं तो जैसे कि फेरस सल्फाइड है। ओके। ये अगेन हम इसमें करते हैं, देखो इनऑर्गेनिक क्वालिटी एनालिसिस में यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ओके। जो FeS है, आयरन सल्फाइड है, उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2S एंड FeSO4 मिलेगा। ओके। इसके अलावा Na2Se दैट्स सोडियम डाइस सॉरी सोडियम सेलिनेट जो है उसको उसको अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो अगेन हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, विल गेट अ H2Se। क्या H2Se यहाँ पे मिलेगा। ओके। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली हाइड्राइड फॉर्मेशन। ओके। उसके बाद में फिजिकल स्टेट अगर ले लेते हैं तो वाटर जो है वो कलरलेस मतलब ओडरलेस लिक्विड है। while अदर हाइड्राइड्स आर पॉइजनस गैसेस है। क्या है, पॉइजनस गैसेस है एंड बैड ओडर का वहां पे है। उसके बाद में हाइड्राइड्स अगर ले लेते हैं तो ओलाटाइल्स लेते लेते हैं। वाटर हैज लो ओलाटाइलिटी एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रिंग्स एसोसिएशन। मतलब जो हाइड्रो H2O है ये यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। मतलब अगर हम ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम अगर ले लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। और अगर ऑक्सीजन है तो वो वहां पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे बनाता है। ओके। वही अगर H2S लेते हैं तो हाई वोलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ओके। क्या, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ओके। इसके अलावा वोलेटिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम H2S to H2Te ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेट। देखो अगेन जो वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, क्या वेंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। ओके। क्या मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतने वंडरवॉल फोर्सेस वहां पे बढ़ेंगे। और अगर ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ ये जो वंडरवॉल फोर्सेस है ये वंडरवॉल फोर्सेस वहां पे काम करेंगे। उसके बाद में कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ले लेते हैं तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन है वो डिक्रीज होता है। उसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर वहां पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्योंकि
अगर हम ऑक्सीजन का अगर ले लेते तो इट्स 3.5। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का कितना है? 3.5 है। तो जैसे हम सल्फर की तरफ जाएंगे और कम हो जाएगा। ओके, और नीचे जाएंगे तो और कम हो जाएगा। ओके, एंड वैसे भी हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स है, दैट्स 2.1। और ऑक्सीजन का अगर हम ले लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना है? 3.5 है। इसका मतलब 1.4 का डिफरेंस है। क्या है? 1.4 का क्या है? डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये डिफरेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या? कम होता जाएगा। ओके, इसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी अगर ले लेते हैं तो अगेन ये किसके ऊपर होगा? दैट्स एमएच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर होगा। क्या? एमएच बॉन्ड डिसोसिएशन के ऊपर होगा। मतलब जो थर्मल स्टेबिलिटी है, ओके, डिपेंड्स अपॉन द एमएच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एंड जैसे हमें पता है कि साइज यहाँ पे इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम साइज वहां पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो उसकी वजह से टेंडेंसी टू डिसोसिएट बॉन्ड अगेन डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या बॉन्ड डिसोसिएशन जो है, ये यहाँ पे क्या होता जाता है? वहां पे एनर्जी जो है वो वहां पे कम होता है, मतलब डिक्रीजेस यहाँ पे होगा। ओके, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, देखो। ओके, क्योंकि अगर एनर्जी कम लग रहा है, क्या एनर्जी अगर कम लग रहा है, इसका मतलब वहां पे जो उसके लिए, मतलब वो कम एनर्जी में अगर डिसोसिएट होता है तो इट हैज, मतलब जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी क्या होगा? वहां पे ज्यादा होगा। ओके, उसके बाद में एसिडिक कैरेक्टर देखो, जो हाइड्राइड्स है दे विल शो द एसिडिक कैरेक्टर बाय लूजिंग द H+। ओके, तो यहाँ पे अगेन ये जो है इसी के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब देखो, जिसके लिए ब्रेक करने के लिए वहां पे मिनिमम एनर्जी लगेगा, वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो H2O से लेके H2Te तक वहां पे इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। के अलावा रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर के लिए भी अगेन विल गेट द सेम ट्रेंड। क्यों? क्योंकि अगेन रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है या रिडक्शन जो है, इट इज रिलेटेड टू द हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन वहां पे लिबरेट होता है या हाइड्रोजन निकलता है, ओके, तो वो कब निकलेगा? तो जब एलिमेंट एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वहां पे ब्रेक होगा, तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ओके, तो थर्मल स्टेबिलिटी सभी के लिए क्या है? सेम है। उसके बाद में ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। ओके, और ऑक्साइड्स अगर ले लेते हैं, ओके, तो अगेन ये जो है ये दोनों के दोनों कैसे हैं? एसिडिक नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम अगर ले लेते हैं तो ये EO2 बनाते हैं। तो ये अगर सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम अगर ले लेते हैं तो ये EO3 बना सकते हैं। मतलब एक तो डाइहालाइड बना सकते हैं, या डाइऑक्साइड बना सकते हैं, या ट्राइऑक्साइड वहां पे बना सकते हैं। ओके, वही अगर फिजिकल स्टेट अगर ले लेते हैं तो O3 एंड SO2 का गैसीय स्टेट है, SeO2 एंड TeO2 का क्या है? सॉलिड है। ओके, एट रूम टेम्परेचर, ये कहाँ का है? रूम टेम्परेचर का है। वही अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड अगर ले लेते हैं तो डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2। ओके, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके, अगेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। ओके, दूसरे का रिडक्शन मतलब वहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन करने वाला है। एंड ये मतलब क्या होगा? वहां पे ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद हलाइड्स अगर ले लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हलाइड जो है, डिफरेंट हलाइड्स वहां पे बनाते हैं। ओके, जैसे कि E2X2, EX2, EX4 या EX6। ओके, जो X है, X हमारा क्या है? यहाँ पे हेलोजन। क्या है? हेलोजन है। जैसे कि ऑक्सीजन जो है एक O2F2 बनाता है या OF2 बनाता है, दोनों में से एक बनाता है। ठीक है, वही अदर एलिमेंट अगर ले लेते हैं तो अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, क्या करते हैं? स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो जो SF6 है मोस्ट स्टेबल, क्या है?
मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी कैसा है, दैट्स द स्क्वायर बाइपिरामिडल है। क्या है? स्क्वायर बाइपिरामिडल, या इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल भी ले सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2 है, और अगर sp3d2 है और हेक्साफ्लोराइड अगर है तो विच इज अ स्टेबल वन। क्या है वो? स्टेबल वन है। और अगर स्टेबल वन है तो इट विल शो द ऑक्टाहेड्रल एंड विच शोज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। वही अगर SF4 अगर लेते तो गैसियस है। ऐसी मतलब सेलेनियम और टेलिनियम के अप्रोक्सीमेटली जितने हलाइड्स होंगे वो सॉलिड लिक्विड में ही होंगे। अगेन इनका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा? दैट्स sp3d होगा। और अगर sp3d है मतलब एक्चुअल में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था। ओके, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर की वजह से दे विल शो द सी सॉ। ओके, क्या यहाँ पे क्या शो करते हैं? ये सी सॉ की तरह शो करते हैं। क्या करते हैं? ये सी सॉ की तरह शो करते हैं। ओके, मतलब इनके जो ये है क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रीज या शेप्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा डाई हाइलाइट्स अगर ले लेते हैं तो MX2 लेते हैं, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट Se, ओके, फॉर्म्स डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। ओके, क्या जो सेलेनियम है वही डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड वहां पे बनाता है। एंड दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंगुलर इन शेप, मतलब दो लोन पेयर एंड दो बॉन्ड पेयर होते हैं। एंड एंगुलर या बेंड शेप इनका होता है। क्या होता है? एंगुलर या बेंड शेप यहाँ पे इनका होता है। तो इसके अलावा मोनोहलाइट्स अगर ले लेते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन द डाइमरिक फॉर्म। ओके, जैसे कि S2F2, S2Cl2, S2Br2, SeCl2, Se2Br2। ओके, all monohalides undergoes that's a disproportionation reaction। disproportionation reaction वहां पे शो करते हैं। जैसे कि SeCl2 ले लिया तो ये SeCl4 प्लस Se, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। और ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये एग्जैक्टली क्या होता है? जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और वहां पे रिडक्शन भी होता है। और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही एलिमेंट का अगर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है कुछ कंपाउंड्स है। ओके, जैसे कि डाइऑक्सीजन है। डाइऑक्सीजन में ऑक्सीजन ले लेते हैं हम। ओके, और ऑक्सीजन जो है क्लोराइड, नाइट्राइड्स एंड परमैंगनेट इनका थर्मल डिकम्पोजिशन करके लेते हैं। मतलब जो भी ऑक्साइड्स है उनका अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें वहां पे क्या मिल सकता है? ऑक्सीजन जो है वहां पे मिल सकता है। दिस इज द केमिकली मेथड। दूसरा जो है कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ओके, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑलरेडी थर्मली अनस्टेबल होता है, लेकिन कैटालिस्ट का इस्तेमाल करके उसका अगर डिकम्पोजिशन अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो वहां पे हमें क्या मिलता है? अगेन ऑक्सीजन वहां पे मिलता है। ओके, उसके अलावा अदर मेथड्स में अगर सपोज अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स है। ओके, इसके अलावा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर ऑक्साइड्स है, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन है। ओके, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन है। ओके, उनका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो भी ऑक्सीजन वहां पे मिलेगा। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड MnO2 अगर ले लेते हैं तो MnO2 एंड H2SO4 का रिएक्शन अगर करेंगे तो MnSO4 प्लस 2H2O प्लस O2 वहां पे मिलेगा। इसके अलावा एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम पेरोक्साइड, दैट्स ऑक्सोन अगर ले लेते हैं तो अगेन यहाँ पे O2 का फॉर्मेशन वहां पे होता है। वही अगर फ्रॉम द सॉल्ट अगर लेते हैं तो अल्कली नाइट्रेट ऑन हीटिंग रिवॉल्व्स ऑक्सीजन। ओके, मतलब अल्कली जो है जैसे कि अब NaNO3 है। ओके, KNO3 है। ओके, इनका अगर डिकम्पोजिशन करेंगे तो वहां पे O2 मिलता है। ओके, K2Cr2, KMnO4, KClO3 डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर इन्वॉल्विंग, मतलब कोई भी ऑक्साइड अगर आपने ले लिया तो वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा आपको। इसके अलावा
जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के ऐड करते हैं उनसे भी आपको ऑक्सीजन वहां पे मिलेगा। ओके, क्या ऑक्सीजन जो है वहां पे मिलेगा। ओके, उसके बाद में लार्ज स्केल पे अगर बनाना है तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। किसका? पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। बस पानी जो है वो समवॉट थोड़ा अल्कली या अल्कलाइन वहां पे लेते हैं, या बेसिक सॉरी एसिडिक नेचर का वहां पे लेते हैं। मतलब अल्कली या अल्कलाइन मतलब क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस या एसिड वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे ऐड करेंगे। उसके बाद में इंडस्ट्रियल जो है लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर आफ्टर रिमूविंग CO2 एंड वाटर वेपर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन। ओके, मतलब यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियली बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो एयर है, एयर से ही ऑक्सीजन वहां पे बनाते हैं। क्या? एयर एयर से ही ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इट्स अ पेल ब्लू लिक्विड होता है। ओके, एब्सॉर्ब बाय अल्कली पैराग्राल होता है एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। ओके, लिटल हेवियर देन द एयर होता है एंड लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होता है। इसके अलावा कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, उसके बाद में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं तो इट ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लू सॉलिड ऑन फर्दर कूलिंग। दैट्स फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -218.4 डिग्री सेल्सियस है। वही अगर O2 has an even number of electrons, okay, two of them are unpaired, making the molecule paramagnetic. Okay, and there are three naturally occurring isotopes of oxygen. मतलब तीन isotopes है, और isotopes मतलब क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। ओके, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज अगर ले लेते हैं तो कोई भी मेटल के साथ वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके, अगर एक्सेस में होगा, ओके, तो सबसे पहले तो पेरोक्साइड बनाता है। ओके, या जैसे कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम अल्कली मेटल्स अगर ले लेते हैं तो क्या अल्कली मेटल्स में क्या होता है, सबसे पहले अगर सबसे पहले रिएक्ट करेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्सीजन के साथ वही ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो पेरोक्साइड बनाता है, और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो सुपर ऑक्साइड बनाता है। ओके, तो दिस इज बेसिकली द रिएक्शन। ओके, जैसे कि पेरोक्साइड अगर ले लेते तो पेरोक्साइड H2O2 एंड Na2O2 के साथ वहां पे मिलता है। लेकिन वही अगर ये लेते हैं, दैट्स द KO2 ऑब्लिक RbO2, ये हमारे क्या है, दैट्स द सुपर ऑक्साइड है। क्या है? सुपर ऑक्साइड से। और अगर सुपर ऑक्साइड से तो वो वहां पे फॉर्म होते हैं। ओके, वही अगर रिएक्शन विद द मेटल अगर ले लेते हैं तो वहां पे अगेन मेटल के साथ रिएक्शन करके वहां पे ऑक्साइड्स बनाते हैं, या वहां पे उनको हम करोजन भी बोल सकते हैं। वही अगर जो इनर्ट एलिमेंट्स है, इनर्ट एलिमेंट कौन से गोल्ड, प्लैटिनम, ये जो एलिमेंट्स है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वहां पे डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज अगर लेते हैं तो रिएक्शन विद नॉन मेटल अगर ले लेते हैं तो H2 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो वो H2O2 बनाता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO2 बनाता है। मतलब रिस्पेक्टिव अगेन ऑक्साइड्स बनाता है। क्या? रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे दे ऑल हैव अ लेस रिएक्टिविटी। ओके, उनका रिएक्टिविटी कैसा है, कम है। ओके, उसके बाद में नॉन मेटल्स अगेन हीट करेंगे तो वहां पे हमें रिस्पेक्टिव ऑक्साइड वहां पे मिलेगा। ओके, अब देखो ये जो प्रोसेस है, 4HCl प्लस O2 एट 700 केल्विन, CuCl2 ये कैटालिस्ट है। यहाँ पे H2 एंड Cl2 गैस यहाँ पे मिलता है, जिसको हम डेकॉन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेकॉन प्रोसेस बोलते हैं। वही अगर 4NH3 प्लस 5O2 अगर ले लेते हैं तो 4NO प्लस H2 वहां पे मिलता है, इसको हम ओसवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो ओसवाल्ड प्रोसेस है, दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HNO3। ओके, क्या? HNO3 के प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं V2O5, एंड दिस इज द कंबशन रिएक्शन। ओके, मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का हम कंबशन करके CO2 एंड H2 वहां पे मतलब ले सकते हैं या बनाते हैं। उसके बाद में यूजेस ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। देखो अगेन एनोमलस हमने क्यों देखते हैं,
because of the smaller size, high electronegativity, high ionization potential, high electron gain enthalpy. Okay, मतलब या अगर ऑक्सीजन के केस में लेते हैं तो लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेते हैं. ओके, दैट्स एक्सेप्शन. ओके, वही अगर डाइऑक्सीजन अगर लेते हैं तो ऑक्सीजन इज मिक्स विद द हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एज अ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. ओके, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन, हीलियम, ओके, या कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के साथ साथ. ओके, उसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इन द रॉकेट्स. ओके, लिक्विड ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे एक अच्छा खासा फ्यूल है. ओके, किसमें, रॉकेट या इसमें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. लिक्विड ऑक्सीजन मिक्स विद द फाइनली डिवाइडेड कार्बन एक्ट लाइक अ डायनामाइट इन कूलिंग. ओके, क्या वही, अगर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन अगर ले लेते हैं तो कटिंग वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के भी इस्तेमाल करते हैं. ओके, एनोमलस बिहेवियर अगर ले लेते हैं तो ऑक्सीजन इज अ गैस, और लेकिन अदर जो अदर एलिमेंट जो है वो सॉलिड है. ऑक्सीजन डायटोमिक है. ओके, या इसका जो पकड़, जैसे कि अदर, जैसे कि सल्फर अगर ले लेते हैं, सल्फर जस्ट लाइक अ क्राउन या साइक्लिक स्ट्रक्चर वहां पे होता है. ओके, ऑक्सीजन नॉन मेटल है एंड फॉर्म्स ऑक्साइड विद द डिफरेंट नेचर्स. ओके, डिफरेंट नेचर्स के वहां पे ऑक्साइड वहां पे वो बनाता है. ओके, इसके अलावा ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, लेकिन अदर का वैलेंसी approximately up to 4 तक है. Okay, though all the molecules of chalcogens have been even number of electrons and oxygen is a paramagnetic, मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है. ओके, इसके अलावा हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं तो वो लिक्विड है, बाकी के सब सॉलिड लिक्विड गैस में लेते हैं. ओके, वाटर जो है न्यूट्रल है. हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट एक्ट एज अ वीक एसिड इन द aqueous solution. ओके, मतलब वाटर तो न्यूट्रल है, लेकिन अदर वीक एसिड्स वहां पे ऐड करते हैं. ओके, तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स है, देखो, जैसे कि एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स है. ओके, एंड ये जो टेबल है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ओके, आपको सिर्फ याद जो रखना है वो एम्फोटेरिक को याद रखना है और न्यूट्रल को याद रखना है. ओके, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये हमारे मेटल ऑक्साइड है. क्या है? मेटल ऑक्साइड है. और ये हमारे क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है. ओके, अब ये जो है ना, ये एम्फोटेरिक है. एम्फोटेरिक मतलब दोनों का नेचर शो करते हैं. जैसे कि जर्मेनियम है, क्या, जर्मेनियम, एसबी, टेलेरियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, जिंक, एसएन एंड पीडी. ये सबके सबके से है, एम्फोटेरिक नेचर के शो करते हैं. क्या करते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के शो करते हैं. ओके, इनको बस आपको याद रखना है. ओके, एंड न्यूट्रल जो है जैसे कि सीओ, N2O, NO, H2, तो ये यहाँ पे क्या होते हैं. उसके बाद में अगर हम इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स अगर लेते हैं तो ये क्या है, बेसिक है. सम ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटलाइट्स आर एम्फोटेरिक. ओके, एम्फोटेरिक इन द सेंस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं. क्या करते हैं? दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं. ओके, अगेन वही चीजें है, देखो, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं. ओके, उसके बाद तीसरा जो है, सॉरी, नेक्स्ट वन जो है दैट्स ओजोन. और ये जो ओजोन है विच हैज अ O3, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. ओके, या इसमें एक कोवैलेंट डेटिव बॉन्ड वहां पे होता है. ओके, तो ओजोन जो है एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है, प्रोटेक्ट्स अर्थ सरफेस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन. ओके,
एंड हेल्प्स टू सस्टेन द लाइफ ऑफ अर्थ। ओके, तो O3 का ये फंक्शन है। कोई अगर ओजोन अगर लेते हैं तो डिस्कवर्ड बाय वैन मर्क्यूल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एंड ओजोन नेम प्रपोज बाय स्कॉलन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्कॉलबेन नाम ने ये किया था। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइंड बाय द सॉरेट नाम के साइंटिस्ट ने वहां पे लिया था। ओके, अभी ये जो ओजोन है ये प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर है। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। हाँ, ग्राउंड सरफेस से 15 to 16 किलोमीटर वहां पे है। एंड एब्सॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम द सन। ओके, उसके बाद में लेबोरेटरी प्रिपरेशंस अगर ले लेते हैं तो जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ओके, तो उसी से हम ओजोन वहां पे बनाते हैं, क्या ओजोन बनाते हैं। ओके, इसके अलावा ऑक्सीजन, ओजोन ozonated oxygen is cooled when the O3 first liquefies and then it will be separated from the O2 gas। ओके, लिक्विफाई करके भी वहां पे बना सकते हैं। ओके, उसके अलावा फ्लोराइड जो है, फ्लोरीन रिएक्ट विद द वाटर, इट विल गिव ऑक्सीजन अगेन। जो फ्लोरीन है, ओके, मतलब देखो 2F2 and H2 react with the gives 4HF plus O2 and 3F2 react with the 3H2 gives 6HF and O3। ओके, इसके अलावा यूवी रेस के इसमें भी अगेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके ओजोन वहां पे बनाते हैं। ओके, इसके अलावा लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर अगर करते तो अगेन हमें O3 मिलता है। ओके, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज ले लेते हैं तो पेल ब्लू कलर का है। ओके, लिक्विफाइज अगेन जो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर है वो वहाँ पे वेरी स्मॉल है। इसके अलावा हेवियर देन एयर है, हेवियर देन एयर है क्यों, क्योंकि O3 है तो O3 मतलब अप्रोक्सीमेटली उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास अगर ले लेते तो अप्रोक्सीमेटली 48 के आसपास है। ओके, एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट मोर सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि टर्पेंटाइल ऑयल है, ग्लासियल एसिटिक एसिड है, इसमें ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल होता है। इनहेल जब करते हैं इन स्मॉल अमाउंट इट कॉजेस हेडेक या न्यूशिया। ओके, इसके अलावा इट्स डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, डायमैग्नेटिक नेचर का है। डिकम्पोजिशन अगर करते हैं तो O2 वहां पे रिलीज करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी दैट्स 68 किलो कैलोरीज। ओके, उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। ओके, तो ये यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन वहां पे बनाता है, क्या बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। और अगर नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, ओके, तो नेसेंट ऑक्सीजन अगर बनाता है तो इट दिस इज द मतलब वेरी रिएक्टिव। ओके, ये रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव होने की वजह से ये इजीली किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ओके, उसके अलावा एसिडिफाइड फेरस सल्फेट इनटू फेरिक क्लोराइड सल्फेट। ओके, मतलब FeSO4 या Fe+2 का कन्वर्जन Fe+3 में होता है। ओके, I2 फ्रॉम KI से वहां पे मतलब KI जो है, KI से आयोडीन जो है वो लिबरेट किया जाता है। ओके, इसके अलावा मतलब ये सभी के सभी दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये सभी के सभी ओजोन जो है इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, इसके अलावा रिड्यूसिंग एबिलिटी अगर हम लेते हैं तो जो PbO2 है, PbO2 अगर ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये PbO+O2 वहां पे बनाता है। ओके, मतलब जो डाइऑक्साइड है वो मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड लेड मोनोऑक्साइड जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लिथार्ज बोलते हैं। इसके अलावा O3 जो है वो ब्लीचिंग एबिलिटी वाला है, ब्लीचिंग एबिलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन अगर ले लेते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, और उसके साथ साथ रेजोनेंस शो करता है, क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। और रेजोनेंस शो करेगा तो वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है।
टेस्ट ऑफ ओजोन अगर ले लेते हैं तो ब्लू कलरेशन इवन एज अ गैस, ओके, मतलब इसका ब्लू कलरेशन होता है। इसके अलावा फिशी ओडर होता है, detected when mercury loses their meniscus and stick to their glass surface. That's a tailing of mercury भी बोलते हैं हम उसको। ओके, टेस्ट ऑफ ओजोन अगर ले लेते हैं तो किया एंड एस्टो के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे I2 रिलीज करता है। इसके लिए हम बोरेट बफर का इस्तेमाल करते हैं, हैविंग द पीएच 9.2। जर्मिसाइड डिसइंफेक्टेंट स्टरलाइजेशन इन द स्विमिंग पूल, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ ऑयल, ऑयल पेंटिंग, आइवरी आर्टिकल्स, उसके लिए भी अगेन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल सिंथेटिक कैम्फोर अनसैचुरेशन इन द कार्बन कंपाउंड्स, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, मिक्सचर ऑफ O3 एंड C2N2, ओके, दैट्स ओजोन साइनोजन, यहाँ पे एज अ फ्यूल रॉकेट बोल के इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली ओजोन। उसके बाद सल्फर है, देखो, अगर हम ऑकरेंस अगर लेते हैं सल्फर का, तो सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स के फॉर्म में ये यहाँ पे रहता है। मतलब सल्फाइड्स इन द सेंस सल्फर के साथ रहेगा, एंड सल्फेट्स मतलब SO4 के फॉर्म में रहेगा। ओके, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर अगर लेते हैं तो अल्फा, बीटा, गामा एंड झाइला झाइलो सल्फर है या प्लास्टिक सल्फर है। ओके, बेसिकली जो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो कौन से, अल्फा बीटा ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इसको हम रोम्बिक सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं, या प्रिज्मेटिक सल्फर भी बोलते हैं। ओके, सबके सब नॉन मेटल्स है। एंड ये टोटल 4 एलोट्रोप्स है किसके, सल्फर के। उसके बाद में एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर अगर ले लेते हैं तो अल्फा, बीटा, गामा फॉर्म्स अ क्रिस्टलाइन इन नेचर, ओके, एंड possess a puckered ring structure of S8 crown configuration। क्राउन कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये वाला है, ओके, ये वाला। एंड वही अगर S6 अगर ले लेते तो ये चेयर फॉर्म में वहां पे होता है। ओके, रोम्बिक सल्फर अगर ले लेते हैं तो जो रोल सल्फर है उसका अगर हम इवापोरेशन करेंगे तो हमें रोम्बिक सल्फर मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ CS2। ओके, या CS, ये इनसोल्युबल इन वाटर है, रेडिली सोल्युबल इन CS2 है, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ओके, एंड सम अदर एक्सेंट है, एंड मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर है। ओके, अल्फा सल्फर या ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी हम उसको बोलते हैं। ओके, 8 एटम्स ऑफ सल्फर, जस्ट लाइक अ क्राउन शेप यहाँ पे होता है। मेल्टिंग पॉइंट 385 केल्विन होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 होगा। इसके बाद में मोनोक्लिनिक है। ओके, रेम्बिक रोम्बिक को मेल्टिंग एंड कूलिंग के बाद वो वहाँ पे रीऑर्गेनाइज होता है, और रीऑर्गेनाइज होके वहाँ पे जो मोनोक्लिनिक सल्फर है वो वहाँ पे बनाता है। इसी को बीटा सल्फर या प्रिज्मेटिक सल्फर भी बोला जाता है। ओके, और 369 बिलो 369 एग्जिस्ट इन अल्फा, एंड उसके ऊपर क्या करेगा, बीटा में एग्जिस्ट करेगा। ओके, एंड 369 को दोनों फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट करता है। ओके, इसीलिए 369 को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर P बोलते हैं। क्लियर।
उसके अलावा साइक्लो S6 सल्फर है, देखो रिंग हैज अ चेयर फॉर्म, ओके, एस बॉन्ड लाइक 207 होता है एंड बॉन्ड एंगल जो है 102 होता है, ओके। ये यही इसके अलावा स्मॉल SN मॉलिक्यूलर सल्फर होता है विच इज अनस्टेबल, ओके, वेपर के फॉर्म में S2 या S3 के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होता है एंड S3 हैज अ चेरी रेड कलर एंड S2 हैज अ वायलेट कलर। इसके अलावा प्रिपरेशन अगर हम लेते हैं तो हाँ, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एज अ कंपाउंड अगर हम ले लेते हैं तो एसिड का हम कंबशन करेंगे, कंबशन करके वहां पे SO2 वहां पे मिलेगा, ओके। वही लेबोरेटरी मेथड्स अगर ले लेते हैं तो कॉपर एंड H2S का रिएक्शन करके भी यहाँ पे SO2 मिल सकता है, या Na2SO3 के साथ HCl का रिएक्शन करेंगे तो भी SO2 मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल मेथड्स अगर ले लेते हैं तो इंडस्ट्रियल मेथड्स में आयरन सल्फाइड जो है वो वहाँ पे Fe2O3 एंड SO2 वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा SO2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट बोल के भी एक्ट करता है। I2H2O एंड SO2 गिव्स अ 2HI प्लस H2 SO4। वही अगर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2 अगर ले लेते तो इट विल फॉर्म क्रोमियम सल्फेट विच इज अ ग्रीन इन कलर, मतलब अगेन SO2 का कन्वर्जन SO4 में हो रहा है, ओके। और अगर SO2 का कन्वर्जन, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेते हैं SO2 का, क्या SO2 का, तो ये है +4, कितना है, +4 है। लेकिन अगर SO4 में अगर हम ले लेते हैं तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, क्या है, +6 है। और अगर +4 का +6 हो रहा है, इसका मतलब वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और अगर ये इसका खुद का ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। उसके बाद में प्रॉपर्टीज अगर ले लेते तो कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, ओके, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है। इसके अलावा मतलब ये यहाँ पे पानी में जैसे रिएक्ट करेगा तो वो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, H2SO3 बनाएगा। Chemical property due to intermediate oxidation state, it will both act as oxidizing and reducing एजेंट, ओके। अभी ये जो सल्फर है यहाँ पे इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं तो 3 ऑक्सीजन का 6, ओके, मतलब -6 +2, ओके, इट विल शो द +4। और +4 अगर लेते हैं तो विच इज इंटरमीडिएट फ्रॉम द -2 टू +6, ओके, मतलब इन दोनों के बीच में है। तो ये पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है और निगेटिव की तरफ भी जा सकता है, इसीलिए वो वहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, ओके। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हमने बोला दोनों तरीके से एक्ट करता है, ओके। अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सल्फाइड बनाएगा, ओके। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन, मतलब एक्सेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड वहां पे बनाता है। वही है Cl2SO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फ्यूरिल फ्लोराइड, SO2 एंड O2 V2O5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो SO3 मिलता है, which is we can call it as again contact process, और जिसकी वजह से हम H2SO4 क्या कर सकते हैं वहाँ पे बना सकते हैं, ओके। इसके अलावा SO2 का अगर स्ट्रक्चर लेते तो या शेप अगर ले लेते तो बेंड स्ट्रक्चर होता है, दैट्स ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल जो है वो 119 का होता है, क्या होता है, 119 का होता है। इसके अलावा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, क्या, और स्ट्रक्चर्स में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होते हैं, ओके। कुछ इस तरीके से यहाँ पे पी पाई एंड यहाँ पे एक टी पाई होता है, देखो, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके, कि कौन से डी पाई या कौन से पाई बॉन्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो 1 वहाँ पे पी पाई है एंड 1 वहाँ पे डी पाई है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर है, देखो, सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड सीरीज अगर हम लेते हैं तो H2SO3 है, ओके। H2SO3 में H दैट्स ऑक्सीडेशन स्टेट
+4 है। वही अगर थायो सल्फ्यूरस एसिड अगर ले लेते हैं तो ऑक्सीजन की जगह हम सल्फर अटैच करेंगे एंड इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -2 एंड +4 होता है। तो होता है -2 एंड +4 होता है, मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वही अगर डाई थायोनस एसिड अगर ले लेते हैं तो देखो, अब देखो यहाँ का एक OH निकाल दिया है। ओके, क्या यहाँ का एक OH निकाल दिया है और 2 यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच कर दिए। एक OH निकाल के ये एक यूनिट जो है ये ऐसे ऐसा ही दूसरा यूनिट लेके एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है। इसके अलावा पायरो अगर ले लेते हैं तो सल्फर सल्फर के बीच में ऑक्सीजन होता है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 एंड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ले लेते हैं तो +4 होता है। ओके, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। ओके, दैट्स H2SO4 और अगर H2SO4 लेते तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। ओके, थायोसल्फ्यूरिक एसिड अगर ले तो अगेन ऑक्सीजन की जगह हम क्या लेंगे, एक सल्फर लेंगे एंड हैविंग द -2 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एंड पायरो अगर ले लेते हैं, ओके पायरो सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लेंगे, ओके तो पायरो मतलब ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लीकेज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन +6 होगा। ओके, इसमें आपको स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर्स याद रखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड पूछे जा सकते हैं या सल्फर ऑक्सीजन लिंकेज पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा थायोनिक एसिड से अगर हम लेते हैं तो डाइथियोइक एसिड है। ओके, H2S2O6 है, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है एंड पॉलीथायोनिक एसिड है। ओके, अब यहाँ पे जो सल्फर है ना, ओके ये n टाइम्स ले सकते हैं, इसका तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लेकिन इस ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर इन दोनों का +5 होगा। क्या होगा, इन दोनों का +5 होगा। इसके अलावा पेरोक्सो ऑक्सो एसिड्स अगर लेते हैं तो H2SO5 अगर हम लेते हैं तो पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या इसको हम पोरोज कैरोज एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है, पेरोक्सी एसिड। ओके, तो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट +6। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड अगर ले लेते हैं तो अगेन +6 है, जिसमें सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ये लिंकेज है एंड इसको हम मार्शेलेज एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्शेलेज एसिड बोलते हैं। ओके, ओके तो इसका थोड़ा बहुत पार्ट बचा है, तो दैट विल डिस्कस टुमारो एंड मतलब एक 5 मिनट 5 या 10 मिनट का बचा है। Okay, 5-10 मिनट का बचा है तो ये हम कंप्लीट करेंगे कल, और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट्स द हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। ओके, so remain we will discuss in the next